Welcome to CI International online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3 रीड कर रहे थे, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम जानने से पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? लोकल लेवल, स्टेट लेवल और थर्ड था जो हमारा नेशनल लेवल या फिर सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। हमने पातालपुरम की स्टोरी में एक हेल्थ सिचुएशन को पढ़ा कि किस तरीके से लोगों ने जो था एमएलए के घर के आगे घेराव किया और उनसे डिमांड की कि वो हेल्थ स्थिति को संभाल लें। फिर हमने पढ़ा था एक वर्ड हम बार बार सुन रहे हैं, वो वर्ड है एमएलए। क्या वर्ड है बेटे? वो एमएलए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएलए? एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का मतलब क्या हो गया बेटे? मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, फिर हम जो ये चैप्टर रीड कर रहे थे इसमें हमने पढ़ा था हु इज एन एमएलए। इसमें हम यहाँ पर थे मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो एमएलए का मीनिंग है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसे कौन चुनते हैं? इलेक्टेड बाय पीपल। ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, मतलब लोग वोट डालकर इन एमएलए को चुनते हैं। They become then the member of the legislative assembly, फिर वो legislative assembly के member बन जाते हैं and also form the government, और सरकार भी बनाते हैं। In this way we say that the MLAs represent people। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा MLA है ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लोगों ने ही तो इन्हें वोट डालकर चुना है, लोगों ने ही अपने लिए इन्हें नेता चुना ताकि ये आगे चलकर गवर्नमेंट बनाए और उनके वेलफेयर के लिए काम करें। The example below will help us understand this better। हम एक एग्जाम्पल इसके नीचे दिया है जो हमारी मदद करेगा ताकि हम इस बात को अच्छे से समझ पाए। Every state in India has a legislative assembly। इंडिया की हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक विधानसभा होती है। Each state is divided into different area। हर एक एरिया अलग अलग, हर एक जो स्टेट है अलग अलग एरिया में बटी होती है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी होती है। हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र जहां से एक मतदाता वोट देता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट शो दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इन 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए, ये मैप दिया गया है और इस मैप में दिखाया गया है कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है, देख रहे हैं कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है वो आपका 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड किया गया है। द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पीपल वहां से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए बन जाता है। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टी। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं वो अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े होते हैं। These MLAs therefore belong to the different political party। इसलिए ये जो MLAs हैं वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आपके हिमाचल प्रदेश को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, तो हर निर्वाचन क्षेत्र से जो व्यक्ति इकट्ठा खड़े हुए वो अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है, वो वहां का एमएलए कहलाएगा। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएस बिकम मिनिस्टर, कि हाउ डू पीपल हु आर द एमएलएस बिकम मिनिस्टर, किस तरीके से ये जो एमएलए है वो मिनिस्टर बनते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। कैसे वो लोग जो एमएलए हैं वो मिनिस्टर और या फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टीज हुज एमएलएस हैव वोन मोर देन हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू अ मेजॉरिटी। एक नया वर्ड हमने सीखा, वो था आपका मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का क्या मीनिंग है बेटा? मेजॉरिटी मतलब जो पार्टी सत्ता में है। सत्ता में मतलब मेजॉरिटी कैसे मिली? उसको वहां के हाफ से एक ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। मान लीजिए वहां पर टोटल सीटें कितनी थी? अभी हमने पढ़ रहे हिमाचल प्रदेश में 68 थी, तो 68 टोटल हैं, तो 68 का हाफ क्या हो गया? 34। हाफ से एक ज्यादा यानी कि 34 + 1 35।
जिस व्यक्ति के पास, जिस पार्टी के पास 35 एमएलए होंगे वही पार्टी मेजोरिटी में होगी और वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। और जो पार्टी मेजोरिटी में होगी उसे हम रूलिंग पार्टी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? रूलिंग पार्टी। वो रूलिंग पार्टी हो गई। लेकिन एक ही पार्टी रूलिंग पार्टी होगी, उसके अलावा बाकी जितनी भी पार्टियां बच गई वो सब आपके अपोजिशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटे? वो अपोजिशन यानी कि विरोधी दल की पार्टियां कहलाएंगी। देखिए, एमएलएस हैव मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजोरिटी, कि जो भी पार्टी आधे से ज्यादा नंबर के एमएलए के साथ जीतेगी वही क्या होंगे? मेजोरिटी में कहलाएंगे। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज मेजोरिटी, एक राजनीतिक पार्टी जिसके पास मेजोरिटी होगी, इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, उसे हम रूलिंग पार्टी कहेंगे। मतलब वही पार्टी शासन करेगी, वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। ऑल द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन, और बाकी जितने भी एमएलए हो गए क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के नहीं है। जिस पार्टी ने अपना इलेक्शन जीता, जिसके पास सबसे ज्यादा एमएलए हैं, वो उस पार्टी के नहीं है, तो बाकी जितने भी पार्टीज के एमएलए हैं वो सब अपोजिशन यानी कि विरोधी दल के कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट हिमाचल प्रदेश, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया लेजिस्लेटिव विधानसभा का हिमाचल प्रदेश का है 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वहां पर 68, हाँ वहां पर 68 जो है निर्वाचन क्षेत्र बने थे, तो 68 ही एमएलए चुने गए, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक एमएलए चुना गया। कैंडिडेट फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टी वॉन 2017 असेंबल इलेक्शन एंड बिकेम एमएलएस। कैंडिडेट फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पार्टियों से जो कैंडिडेट थे वो जीते 2017 में एंड असेंबली इलेक्शन एंड बिकम द एमएलएस, और वो एमएलए बन गए। मतलब जरूरी तो नहीं कि 68 जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से एक ही पार्टी के लोग जीतेंगे, अलग अलग पार्टी के लोग वहां से जीते। सिंस द टोटल नंबर ऑफ द एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 68, मतलब 68 निर्वाचन क्षेत्र थे तो टोटल एमएलए भी कितनी हो गए? 68। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीड टू मोर देन 34 एमएलए इन ऑर्डर टू गेन अ मेजोरिटी, इसीलिए उस पॉलिटिकल पार्टी को 34 से, मैंने बताया ना 34 से भी एक ज्यादा चाहिए होगा अपनी पार्टी को मेजोरिटी में लाने के लिए। द भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो बीजेपी थी विद 44 एमएलए हैड मेजोरिटी, उसके पास 44 एमएलए थे, मतलब 68 जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उसमें से 44 पर बीजेपी के एमएलए जीते थे। ठीक है, टोटल जो 68 थे ना उनमें से 44 जो थे वो बीजेपी के थे। एंड इट बिकम द रूलिंग पार्टी, तो वो रूलिंग पार्टी बन गई, अब वही सरकार बनाएगी। ऑल अदर एमएलए बिकम अपोजिशन, और बाकी जितने एमएलए बच गए वो सब अपोजिशन में हो गए। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी यानी कि आईएनएस वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी, वो मेजर अपोजिशन पार्टी थी क्योंकि इन्होंने तो ले लिए 68 में से 44 के बाद, जिस पार्टी के बाद 44 ने तो अपना गवर्नमेंट बना ली, 44 के बाद जिस दूसरी पार्टी के बाद सेकंड नंबर पर आएगी वो मेजर अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। और मेजर अपोजिशन पार्टी कौन सी हो गई? आईएनएस, मतलब सबसे ज्यादा पार्टी के पास 44 थे और 44 के बाद जिस पार्टी के पास अपने एमएलए थे वो था आईएनएस। आगे देखिए, सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए आफ्टर बीजेपी, क्योंकि उसके पास बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा संख्या में एमएलए थे। अमंग द ऑपोजिशन वर अदर पार्टीज, और जो दूसरी पार्टी के इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टी के लोग भी अपोजिशन में थे, इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और उसके अंदर वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा, यानी कि वो किसी भी पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी के होंगे तभी हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, हम निर्दलीय भी चुने जा सकते हैं, निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, मीन्स हम किसी दल के नहीं हैं। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, इलेक्शन के बाद जो एमएलए हैं बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी से संबंध रखते हैं, विल इलेक्ट देयर लीडर, वो अपने लीडर को चुनते हैं। अब जब उन्होंने अपने लीडर को चुना तो उनके लीडर को कहा गया चीफ मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर सेंटर की बात होती तो वो पीएम हो जाता। ठीक है, अ रूलिंग पार्टी हु बिकम द चीफ मिनिस्टर, इन द केस बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर।
और इसलिए वहां पर जो बीजेपी की एमएलए थे उन्होंने श्री जयराम ठाकुर को अपना एमएलए यानी अपना चीफ मिनिस्टर, अपना लीडर चुना एंड बिकेम द चीफ मिनिस्टर। जब उन्होंने अपना लीडर चुन लिया उसे, तो वो वहां की चीफ मिनिस्टर बन गए। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट द अदर पीपल एज मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर ने दूसरे लोगों को चुना मंत्री के रूप में अपनी ही पार्टी में से। आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद इट इज अ गवर्नर, वो गवर्नर होता है ऑफ द स्टेट, राज्य का जो गवर्नर होता है, वो अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है एंड द अदर मिनिस्टर्स, और दूसरे मिनिस्टर्स की भी। तो बेटा ये गवर्नर होता क्या है? देखिए, द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। शी या ही, वो ही भी हो सकता है, शी भी, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है टू एंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क विद इन अ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा राज्य है वो अपने संविधान के अनुसार काम कर रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक गवर्नर को नियुक्त करती है। एंड अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो मतलब जो केंद्र सरकार ने एक गवर्नर को नियुक्त कर भेजा और वो गवर्नर जो है पूरे स्टेट का हेड हो गया। अब जब रूलिंग पार्टी के लोगों ने अपना एक हेड चुन लिया जिसे वो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किसने किया? गवर्नर ने। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर अपनी ही पार्टी में से बहुत सारे लोगों का नाम चुनेंगे जो कि मिनिस्टर बनेंगे अलग अलग विभागों पर, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, और उनकी नियुक्ति भी कौन करवाएंगे? गवर्नर। ठीक है, आगे देखिए। The chief minister and the other minister have responsibility of the ruling various government departments or minister. Chief minister और other minister, मुख्यमंत्री और जो दूसरे मंत्री have the responsibility, उनके पास जिम्मेदारी होती है of running various government department, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट यानी विभागों को चलाने की और मिनिस्ट्रीज मंत्रालयों को चलाने की। दे हैव सेपरेट ऑफिस, उनके पास अलग अलग ऑफिस होते हैं। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह होती है वेयर द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, जहां पर जो एमएलए हैं चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या फ्रॉम द अपोजिशन या फिर वो विरोधी दल के हों, मीट एंड डिस्कस वेरियस थिंग, वो वहां पर मिलते हैं और अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। Hence more MLAs have dual responsibility, इनमें कुछ एमएलए के पास ड्यूल मतलब दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वन एज एन एमएलए, एक एमएलए के रूप में, एंड अदर एज ए मिनिस्टर, और दूसरा मंत्री के रूप में। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल रीड करेंगे। ओके।